टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम काशी के कलंक में आप सबों का स्वागत है। पहले हम ऑपरेशन काशी चलाते थे विश्वविद्यालय की खबरों को लेकर, ठीक उसी तरीके से अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अब कलंक कहने की जरूरत है कि ये जो काशी है ना वो कलंकित हो चुका है और बेशर्म और बेहयाई की सारे हदें पार कर चुका है। ऐसे में सीधे सीधे तौर पर इस काशी के जो कलंक हैं उनके चेहरे पर काली पोतना ही अब शेष रह गया है। जी हाँ, पाठक क्या गए, अब आंदोलन का सिलसिला भी शुरू होने वाला है और कल से बिहार के विश्वविद्यालय, जितने भी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं वो आंदोलन पर जा रहे हैं। वजह वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी, जो वित्तीय मामले हैं उस मामले को लेकर है। और संघ का कहना है, जिस संघ को पाठक ने डिस्क्वालीफाइड घोषित है, मतलब जिस संघ को उसने खत्म कर दिया था कि संघ जैसी कोई संस्था नहीं रह सकती, लेकिन फिर से वो संघ अपने लेटर पैड के माध्यम से चेतावनी दे रही है कुलपति को कि हम हड़ताल पर, पहले हड़ताल देंगे, प्रदर्शन देंगे, फिर हड़ताल पर जाएंगे अगर वित्तीय प्रबंधन सही नहीं हुआ है। आज राजभवन में बिहार के सभी वीसी को इस मसले को लेकर भी बैठक बुलाई गई है, क्योंकि पाठक भले चला गया है लेकिन सरकार वित्तीय मसलों पर बेहतर प्रबंधन विश्वविद्यालय से चाहता है। पाठक रहा तो टकराव रहा और इस वजह से पेंशन से लेके वेतन तक प्रभावित रहा। बात माननी थी लेकिन राजभवन भी अड़ा हुआ था, राज्यपाल भी अड़े हुए थे कि नहीं, पाठक की बात नहीं चलेगी। पाठक के जाने के बाद राजभवन को लगा कि अब वही चीज़ें चलेगी जो चीज़ें चलती आ रही हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि पाठक ने जो लकीर खींच कर चला गया, अब वो लकीर को कोई मिटा नहीं सकता है। ठीक वही हुआ, सिद्धार्थ आए, राजभवन गए, राज्यपाल से मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो नहीं हुआ जो पाठक करके गए थे। सिद्धार्थ ने भी नहीं माना कि नहीं, वित्तीय प्रबंधन में तो पारदर्शिता लानी होगी आपको। मैं जिस पैसा दे रहा हूँ, जिस मद में पैसा दे रहा हूँ, जितनी राशि दी जा रही है, उसका खर्च का ब्यौरा तो आपको देना पड़ेगा और आप सब कुछ पेमेंट ऑनलाइन करिए। सीधा शिक्षा का जो अपना एक व्यवस्था है, नॉर्म्स है, जिस आधार पर आप पैसे खर्च करते हैं वो कीजिए। उसी सिलसिले में सरकार ने कई ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर भी आपत्ति जताई है कि हाईकोर्ट के आदेश का भी अनुपालन नहीं होता है। हाईकोर्ट जिस पदाधिकारी को रिलीफ नहीं देता है, राजभवन उसकी पोस्टिंग कर देता है। कुछ इसी तरीके का मसला एक दिलीप कुमार, वित्तीय सलाहकार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के थे, कई गंभीर आरोप लगे 2020 में, उनको हटा दिया गया, राजभवन ने उनको हटा दिया। उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने उसके केस को डिसमिस कर दिया, हार गए वो हाई कोर्ट में भी, उनकी वापसी नहीं हुई। अंत में वर्तमान राज्यपाल ने 2023 के 8वें महीने में उनको फिर से उसी विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की वजह से उनको हटाया गया था, उसी विश्वविद्यालय में फिर से वित्तीय सलाहकार बनाकर भेज दिया। सरकार ऐसे दर्जनों उदाहरण अपने पास रखे हुए हैं और उसी उदाहरणों के सहारे राजभवन से कह रहा है कि इस हालात में हम कैसे भरोसा करें कि वित्त का बेहतर प्रबंधन हो सकता है। और वही जिच एक बार फिर से आमने सामने है राजभवन और सरकार के बीच कि मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि मनमानी को लेकर कई तरह के कई फेज में शिकायतें आ रही हैं कि वित्तीय प्रबंधन को लेकर जितने भी गाइडलाइन शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ है, एक भी गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ है। एक अकाउंट में पैसा रहे उसका अभी भी सही से पालन नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट पर जो खर्च हो रहा है, जो राशि वेतन और पेंशन के मद पे दी जा रही है, वो स्टाफ को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको लेकर भी क्लियरिटी नहीं है। तो फिर शिक्षा विभाग से आप उम्मीद न करें। ये दो टुक सरकार ने राजभवन को बता दिया है। अब आज की बैठक में क्या होता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि
राजभवन के कई ऐसे फैसले हैं जिस फैसले को लेकर सरकार सहज नहीं है। राजभवन ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन फैसलों को लेकर सरकार की ने आंखें टेढ़ी कर दी है। मिस्टर देसाई सीएम के साथ राजभवन में राज्यपाल के ओएसडी कहिए या जो भी पदाधिकारी है, जिस पद पर वो है उस पद पर कोई गैर आईएएस नहीं रह सकता है। पहली बात, जो कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही है, जो बाजार में खबर तैर रहा है कि देसाई को आईएएस लेवल के अधिकारियों का वेतन मिल रहा है, वो राजभवन में रह रहे हैं और वो मतलब मकान के लिए जो राशि दी जाती है, भाड़े के लिए राशि दी जाती है, वो भी राशि ले रहे हैं, राजभवन के गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और गाड़ी के लिए जो भत्ता निर्धारित है, मकान के लिए जो भत्ता निर्धारित है, वो सारी चीज़ें ले रही हैं। ये चर्चा सरेआम है। तो राजभवन में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति पर इस तरीके का सवाल खड़ा होता है तो फिर तो सरकार, क्योंकि सरकार की तो जिम्मेवारी तय होगी ही ना। सरकार के पास रोज इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं कि राजभवन में कुछ खास अधिकारियों को अलग तरीके का वित्तीय लाभ दिया जा रहा है। ऑडिट होने गया तो ऑडिट में उन अधिकारियों का फाइल तक ऑडिट टीम के सामने पेश नहीं किया गया। कई तरह के सवाल हैं। हमें लगता है कि जिन सवालों को राजभवन को स्पष्टता के साथ सामने रखना चाहिए, क्योंकि ये कलंक है। राजभवन पर एक धब्बा है कि इस तरीके की चर्चा सरेआम विश्वविद्यालय की चौपाटी पर हो रही है। करे क्या कहेंगे राज्यपाल, उसी नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। उनके तो घरे में भ्रष्टाचार है। तो जब अगर घर के भ्रष्टाचार की चर्चा अगर बाहर होने लगती है तो फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक खौफ होता है या एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक एथिक्स होता है उसका असर नहीं पड़ता है। आप कितना भी चिल्ला लीजिए वाइस चांसलर पर, कितना भी रजिस्ट्रार पर चिल्ला लीजिए, लेकिन अगर आपका खुद ईमानदार नहीं है या आपके आसपास रहने वाले लोग ईमानदार नहीं हैं तो उन बातों का असर नहीं पड़ेगा। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के कुलपति को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। आपने राजभवन ने कई कार्रवाई की है, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसको लेकर लोग असहज हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो आप देखिए आज की बैठक में क्या तय होता है, लेकिन इतना तय है राजभवन को अपनी विश्वसनीयता पहले स्थापित करनी होगी, क्योंकि राजभवन को लेकर जो चर्चा सरेआम है कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति में हो, वाइस चांसलर की नियुक्ति में हो, देसाई की भूमिका, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों की भूमिका, झारखंड के एक कुलपति हैं उसकी भूमिका, सबकी चर्चा होती है कि किस तरीके से नेक्सस बना हुआ है और नेक्सस के सहारे चीज़ें डील होती हैं और उसके बाद पद मिलता है। तो ये कुशल प्रशासक के लिए इस तरीके का इमेज पब्लिक डोमेन में जाना हमें लगता है कि उचित नहीं है। और जब तक ये चीज़ें बदलेंगी नहीं, हमें नहीं लगता है कि राजभवन को लेकर वो भरोसा जगेगा। क्योंकि राज्यपाल जब जनता के बीच जाते हैं, राज्यपाल जब शिक्षाविदों के बीच जाते हैं, जब राज्यपाल कहीं अपना संबोधन कर देते हैं तो उसमें जो उनके अंदर का जो वो एक दर्द बिहार को लेकर उभरता है, शिक्षा को लेकर उभरता है, तो लगता है कि एक दार्शनिक व्यक्ति राजभवन में आसीन है। लेकिन वही जब एक्शन लेने की बात होती है, हर किसी के जुबान पर यही है कि राज्यपाल से 1 to 1 बातचीत में जिस बात को लेकर सहमति बनती है, लेकिन जब नोटिफिकेशन होता है तो ठीक उसके उलट नोटिफिकेशन हो जाते हैं। आखिर कौन सा वो अदृश्य शक्ति है जो राज्यपाल को भी प्रभावित कर रहा है? इसलिए इस तरीके की इमेज से हमें लगता है कि राजभवन को बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि ये इमेज एक कलंक है और उस कलंक के रहते हुए, उस कलंक की टीका के रहते हुए आप कितना भी लिपस्टिक लगा लीजिए, कितना भी सुंदर कपड़ा पहन लीजिए, कितना ही मधुर बातें क्यों नहीं बोलिए, उसका प्रभाव उस तरीके से नहीं पड़ेगा जिस तरीके की प्रभाव की आप उम्मीद करते हैं। इसलिए जो कुछ भी राजभवन को लेकर चर्चा हो रही है, माननीय गवर्नर साहब से हमें लगता है कि हमारी खबर तो उन तक पहुँचती ही है
देसाई तो देखता ही है, देसाई का गुस्सा भी हमें पता है कि भाई इसको पता करो ये कौन है, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे भाई आपके पीछे कोई क्यों पड़ेगा? आप बिहार आए हो, राज्यपाल के साथ आए हो, सम्मान है आपका, लेकिन आप किसी और उद्देश्य से बिहार आए हो तो फिर भाई ये बिहार है, यहाँ बड़े बड़े लोग झोली भरने आए हैं लेकिन परेशानी में पड़ गए हैं। इसलिए ये इमेज मत बनने दो। इमेज बनाइए कि राज्यपाल के साथ आप आए हो तो आप सम्मान के साथ आए हो, सम्मान के साथ जाए। और जो भी चर्चा हो रही है वो चर्चा अगर सरेआम हो रही है तो उस चर्चा पर विराम लगे, इस पर सोचिए। क्योंकि राज्यपाल की विद्वता को लेकर गांव-गांव में चर्चा होती है कि एक बहुत ही शालीन, सभ्य और एक अनुभव वाले व्यक्ति, शैक्षणिक तौर पर भी काफ़ी बड़े अध्ययन के जानकार हैं, ऐसे लोग हमारे यहाँ राज्यपाल बनकर आए। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से ये जो छोटी छोटी बातें आ रही हैं, जो वित्तीय बातें आ रही हैं, कुछ अपॉइंटमेंट को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वो लोगों को निराश कर रहा है।